गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए पहले की क्लासेस को रिवाइज करते हैं कौन कौन सी हुई हैं, उसके बाद आज के टॉपिक पे हम लोग आएंगे। तो सबसे पहले जो हमने क्लास ली थी वो थी क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद हमने ली थी ओरिजिन ऑफ ह्यूमन। उसके बाद हमने ली थी प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के 3 पार्ट्स थे जिनको हमने कवर किया, जिसमें से हमने सबसे पहले पूरा पाषाण काल लिया। पूरा पाषाण काल के भी 3 भाग थे, ये निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इन तीनों को ही हमने अच्छे से अलग अलग क्लासेस में लिया और उसे भी फिनिश किया। उसके बाद हमने यही प्रागैतिहासिक काल के नेक्स्ट टॉपिक मध्य पाषाण काल को लिया और उसको भी हमने अच्छे से फिनिश किया। उसके बाद हमने प्रागैतिहासिक काल के ही नव पाषाण काल को लिया और उसको भी अच्छे से फिनिश किया। उसके बाद हमने एक एडवांस टॉपिक लिया जो कि बहुत ही ज़रूरी था इस बीच में पढ़ाना, चालकोलिथिक एपोच या ताम्र पाषाण काल। उसको भी हमने फिनिश किया और इस प्रकार से हमारा प्रागैतिहासिक काल अच्छे से फिनिश हो गया। और उसके बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता ली। एक्चुअली सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल का पार्ट था और आद्य ऐतिहासिक काल के 2 भाग थे, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, जिसमें से हमने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को उठाया और सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न टॉपिक्स को हमने कवर अप किया, जिसमें से पहला था भौगोलिक विस्तार, दूसरा था काल निर्धारण और स्थला विशेष। उसके बाद हमने कृषि या एग्रीकल्चर की क्लास डाली और उसके बाद 4th टॉपिक हमने डाला नगर योजना। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता का ही शिल्प एवं तकनीकी ज्ञान। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे हमेशा की तरह इतिहास। इतिहास, ठीक। और फिर उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन उससे भी पहले हम जरा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन थी। बहुत एलेबोरेट करके नहीं देखेंगे जो हमने फर्स्ट क्लास ली थी, ताकि जो नए बच्चे हैं उन्हें सही से थोड़ा सा समझ में आए। तो हमने जो टॉपिक लिया था इस प्रकार से क्लासिफिकेशन था इतिहास। इसके 3 पार्ट्स थे, मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगी। फर्स्ट पार्ट था आपका, लिखूंगी नहीं, प्रागैतिहासिक काल। सेकेंड पार्ट था आपका आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। एंड थर्ड पार्ट था आपका ऐतिहासिक काल, ठीक है, जिसमें से प्रागैतिहासिक काल हमने अच्छे से फिनिश कर दिया है। उसके बाद हम आद्य ऐतिहासिक काल पे आए और आद्य ऐतिहासिक काल के 2 पार्ट्स थे। वो कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। फर्स्ट था सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। एंड नेक्स्ट टॉपिक इसका है आपका वैदिक काल, वैदिक काल, फाइन। जिसमें से अभी करंट टॉपिक हमारा चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के भी हमने कौन कौन से टॉपिक कवर अप किए हैं। पहला है भौगोलिक विस्तार, ठीक। नेक्स्ट है आपका काल निर्धारण, काल निर्धारण एंड स्थला विशेष, ठीक। उसके बाद थर्ड टॉपिक हमने जो लिया इसका वो था आपका कृषि। एंड 4th जो लिया हमने वो था नगर योजना, नगर योजना, ठीक है। और आज इसका जो 5th टॉपिक है वो है शिल्प और तकनीकी ज्ञान, शिल्प एवं तकनीकी ज्ञान, ठीक है। ये कवर अप हो गया भौगोलिक विस्तार, काल निर्धारण, स्थला विशेष, कृषि, नगर योजना। और आज है हमारा शिल्प और एवं तकनीकी ज्ञान। तो हम यहाँ हेडिंग अपनी सिंधु घाटी सभ्यता की सब हेडिंग डालेंगे शिल्प एवं तकनीकी ज्ञान, ठीक है।
चलिए तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। शिल्प एवं तकनीकी ज्ञान। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अब तक जितनी भी क्लासेस हो रखी हैं, आपने उसमें यही देखा होगा कि उसमें एक ऐसी धातु ने जन्म लिया या ऐसी धातु का उन लोगों ने आविष्कार किया जो बहुत ही सॉलिड थी और जिसके नाम पर पूरे काल का नाम पड़ गया, और उस काल का नाम क्या रखा गया? सिंधु घाटी सभ्यता। तो फर्स्ट पॉइंट इज सिंधु घाटी सभ्यता। सभ्यता का अन्य नाम, अन्य प्रमुख नाम, ऐसे लिखिएगा, अन्य प्रमुख नाम कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। अच्छा, कांस्य युगीन सभ्यता, अगर आप पुराने मेरे स्टूडेंट होंगे हमारे, तो आपको ये पता होगा कि हमने कांस्य के बारे में पिछली क्लासेस में आपको अच्छे से बताया था। अभी यहाँ पे तो ये शिल्प और तकनीकी ज्ञान के बारे में चल रहा है, तो मैं और अच्छे से बताती हूँ आपको। क्या है, जो तांबा है, तांबा कॉपर जिसे कहते हैं, और प्लस टिन, इनको मिलाकर जो धातु बनती है उसे कांसा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कांसा। और कांसा किस प्रकार की धातु होती है? ये मजबूत धातु होती है, मजबूत धातु होती है। ठीक है, और इससे जब ये इतनी मजबूत है तो इससे कोई ना कोई शिल्प या तकनीक में प्रयोग कर सकते हैं, में प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, वो शिल्प और तकनीक क्या हो सकती है? वो औजार हो सकते हैं, औजार हो सकते हैं, हथियार, आपके गहने, आपके कृषि उपकरण, मूर्तियां, या घरेलू प्रयोग में आने वाली वस्तु, और या फिर अन्य प्रयोग। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई कि जो एक सिंधु घाटी सभ्यता है, ये आपकी, इस पूरी सभ्यता का नाम एक धातु के नाम पे रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि इन्होंने कांसे बनाने की कला का इजाद किया और उस कांसे का इतना ज़्यादा प्रयोग हुआ, और ये प्रयोग जो है इनको आधुनिक बनाने की तरफ लेके गया। तो कांसा इनको किधर ले गया? इनको आधुनिक बनाने की ओर लेकर गया। कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो कांसा है वो इनको आधुनिक बनाने की ओर लेके गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कांसे का आविष्कार किया और इतने सारे यूज में आने वाली वस्तुओं का निर्माण किया। और इसका अर्थ ये भी है, एक अर्थ ये भी है कि इनका ब्रेन का विकास भी हुआ। थर्ड पॉइंट इज, जो कांसा होता था वो तांबे और टिन को मिक्स करके बनाया जाता था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि तांबे और टिन की मात्रा क्या होती थी? कांसे में टिन की मात्रा तांबे की अपेक्षा कम होती थी। तांबे की अपेक्षा कम होती थी। ठीक है, कांसे बनाने में टिन की मात्रा तांबे की अपेक्षा कम होती थी। और ये बात कहाँ, किस काल की हो रही है? सिंधु घाटी सभ्यता की हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तांबा ये कहाँ से मंगाते थे? अगर ये तांबा आता भी था तो कहाँ से आता था, ये भी जानना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। तो तांबा जो ये मंगाते थे, तांबा ये खेतड़ी की खानों से मंगाते थे। खेतड़ी की ताम्र खानों से
मंगाते थे। और ये खेतड़ी एक्चुअली पड़ती कहाँ है? ये पड़ती है राजस्थान में, ठीक है। तो खेतड़ी राजस्थान में मंगाते थे, राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज कि टिन कहाँ से मंगाते थे? अगर तांबा कहीं से आ रहा है तो टिन का भी कहीं ना कहीं से ये आयात करते ही होंगे। तो टिन ये अफगानिस्तान से मंगाते थे, अफगानिस्तान से मंगाते थे। यहाँ पे आपको एक चीज़ पिक्चर क्लियर हुई? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ आपको? चलिए समझाती हूँ। कांसे में टिन की मात्रा तांबे की अपेक्षा कम होती थी। क्यों होती थी? तांबा अधिक क्यों होता था? क्योंकि तांबा जो है इनको अपने इंडिया में ही मिल जाता था, भारत में ही मिल जाता था, ठीक है। लेकिन टिन जो है बाहर से, अफगानिस्तान से मंगाते थे। और अफगानिस्तान से कोई भी चीज़ बाहर से आप इंपोर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो इस वजह से, और उसका जो यूज़ करने का आपका जो भी टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी और वो एहतियात से आप यूज़ करेंगे। तो इस वजह से टिन जो है कांसे में कम डाला जाता था। तो ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। के पॉइंट लिखिए, कांसे के काम करने वाले, इन्हें कहा जाता था कसेरों। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता था? कसेरों। बहुत जल्दी हम अपनी सीरीज़ डालने वाले हैं क्वेश्चन पेपर की, तो उसके लिए भी बिल्कुल रेडी रहिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने बना लिए हैं, पेपर आपका रेडी है और बहुत जल्दी मैं उसको भी डालने वाली हूँ वीडियो। ये थोड़ा सा ये हमारा ख़त्म हो जाए, तो बीच में डालना उतना ठीक नहीं होगा, इस वजह से मैं इसका वेट कर रही हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता आपका फिनिश हो जाए, वाइंड अप हो जाए। उसके बाद जस्ट इसके ख़त्म होते ही मैंने वो क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ डाल देनी है, तो आप लोग एकदम रेडी रहिएगा, ठीक है, उसके लिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा। इनको कपड़ों का भी ज्ञान था। कपड़ों का ज्ञान किस प्रकार से था? क्योंकि कपड़ों की इन्हें छाप मिली है, कपड़ों की छाप देखने को मिली। और कहाँ पे मिली है? ये मिली है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो यानी ये एक और तकनीक का इन्हें ज्ञान था, कताई का। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? कताई का ज्ञान था, और कताई का ज्ञान होने से इनके पास एक इक्विपमेंट भी होना चाहिए जिससे वो कताई कर सकें, जिसे तकली कहते हैं। तो इनके पास तकलियाँ भी थी। तो आप ये सोचिए कि ये किस प्रकार से इतने एडवांस थे कि इन्हें कपड़ा बुनने की कला भी पता थी। और ये बात हमें कैसे पता चली? मोहनजोदड़ो से मिली कपड़ों की छाप से और सूती कपड़े के टुकड़े से। तो चलिए इस पॉइंट को लिखते हैं। कपड़ों की छाप के निशान भी प्राप्त हुए हैं। स्थान है मोहनजोदड़ो, तो वो स्थान है मोहनजोदड़ो, ठीक है। उसके बाद हमने इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और क्या देखा? जो ये कपड़ा बनाते थे उस तकनीक का क्या नाम था? उस तकनीक का नाम था तकली। तकली पर कताई करके यह कपड़े का निर्माण करते थे, कपड़े का निर्माण करते थे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, आपने बहुत ही जो भी नगर योजना पढ़ी होगी, तो मेरी क्लासेस ली होंगी, तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े भवनों का इन्होंने निर्माण किया। तो वो भवनों का निर्माण किस प्रकार से किया, किस वस्तु से किया? वो किया ईंटों से, ठीक है। तो इन्होंने जो इमारतों का निर्माण किया, विशाल इमारतों का निर्माण इन्होंने ईंटों से किया। विशाल इमारतों का निर्माण इन्होंने ईंटों से किया। और ईंटों से किया तो इसका मतलब इनके पास भट्टों
जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं और पकाई जाती हैं, आपको पता होगा, इनके पास भट्टों की फैक्ट्री या उद्योग थी। फैक्ट्री, भट्टों के उद्योग या फैक्ट्री थी, या फैक्ट्री थी। ठीक है, तो इससे इनका ये पता चलता है कि इनके पास भट्टों का भी ज्ञान था जहाँ पे ये ईंटें बनाया करते थे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज, ये लोग, हड़प्पाई लोग, एक वस्तु और है जिसका ये लोग निर्माण करते थे। वो क्या है? वो है नाव। ये लोग नाव की भी कला जानते थे। कला जानते थे अर्थात बनाने की, ठीक, बनाने की कला जानते थे। तो ये नाव भी बनाना जानते थे, यानी इन्हें सी से जो भी नेविगेट करते थे, जो भी आर पार जाना होता था, वो किस प्रकार से जाएं, तो उसका भी इन्हें संज्ञान था। तो सोचिए उस टाइम पे इन्हें नाव भी बनाने आती थी। इसके अलावा हम और भी तकनीकें देख लेते हैं। मुहरे बनाने की भी कला इन्हें पता थी, और मिट्टी की पुतलियां बनाना भी महत्वपूर्ण शिल्प था। तो सबसे नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं कि इन्हें मुहरे बनाने का भी ज्ञान था। ठीक है, इन्हें मुहरे बनाने का भी ज्ञान था। इसके अलावा स्वर्णकार के भी बहुत सारे चिन्ह मिले हैं। स्वर्णकार का मतलब ये हुआ कि जो आपके चांदी, सोना, रत्न, आभूषण, इन सब चीज़ों से जो वस्तुएं बनाते थे, तो स्वर्णकार के भी अवशेष मिले हैं। स्वर्णकार की उपस्थिति के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। कैसे प्राप्त हुए हैं? सोना, चांदी, रत्न, आभूषण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि स्वर्णकार की भी उपस्थिति उस काल में थी। ठीक है, अब ये क्या करते थे, ये कहाँ से संभवतः ये कहाँ से मंगाते थे सोना चांदी? संभवतः ही है सब, यानी आकलन लगाया गया है। तो सोना चांदी का आयात ये अफगानिस्तान से करते थे, अफगानिस्तान से करते थे। और जो रत्नों की बात है वो कहाँ से आते थे, चलिए वो भी देख लेते हैं। रत्न का आयात ये दक्षिण भारत से करते थे, दक्षिण भारत से करते थे। इसके अलावा हम और भी तकनीकें इनकी देख लेते हैं। इन्हें बर्तन बनाने आते थे, बहुत बड़ी बात है, मृदभांड जिसे कहते हैं। तो मृदभांड बनाने की कला ये जानते थे। मृदभांड बनाने की कला का इन्हें ज्ञान था। ठीक है, जब मृदभांड बनाने की कला का ज्ञान था तो इन्हें, तो वो कौन मृदभांड बनाता है? वो बनाता है कुम्हार, यानी कुम्हार की उपस्थिति के भी संकेत मिले हैं। उपस्थिति यहाँ लिख लीजिए, उपस्थिति के संकेत या अवशेष कह लीजिए मिले हैं। ठीक, इस प्रकार से हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अब फास्ट से हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक लिया इतिहास का, वो कौन सा था? वो इतिहास का टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हमारा करंट टॉपिक पहले से चल रहा है। इसमें हमने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें से प्रागैतिहासिक काल हमने अच्छे से वाइंड अप कर लिया है, और आधे ऐतिहासिक काल हम करेंटली चल रहे हैं, और ऐतिहासिक काल अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, जल्दी मैं इनकी भी क्लासेस डालने वाली हूँ, रेडी हो जाइए। ठीक है, उसके बाद हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसके 2 पार्ट्स थे, और एक था
आपका वैदिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता करंट टॉपिक हमारा चल रहा है। करंट टॉपिक इसमें से हमने भौगोलिक विस्तार कंप्लीट किया है, उसके बाद हमने काल निर्धारण और स्थलाविशेष एक ही क्लास में लिया है, कृषि हमने ली है अलग क्लास, ये सब अलग अलग क्लासेज हैं, और नगर योजना हमने अलग क्लास ली है। और आज का जो करंट टॉपिक है वो हमने लिया शिल्प एवं तकनीकी ज्ञान। शिल्प एवं तकनीकी ज्ञान हमने क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट, चलिए वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य प्रमुख नाम एक धातु के ही नाम पे पड़ गया। वो धातु कौन सी थी, वो कांसे थी, कांसा थी, और उसी नाम पे कांस्य युगीन सभ्यता ऐसे कहा गया। कांसे के बारे में हमने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, वो देखिए क्या समझाया हमने कि कांसा जो है बनता किस प्रकार से है, ये बनता है तांबे और टिन को मिक्स करके, ठीक है, तांबे और टिन को मिक्स करके। और कांसा किस प्रकार की धातु है, एक मजबूत धातु है, और शिल्प और या तकनीकी में इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग यहाँ होता है। उसके अलावा हमने देखा कि इसके प्रयोग से क्या क्या वस्तुएं बन सकती हैं। इसके प्रयोग से बन सकते हैं औजार, हथियार, गहने, कृषि के उपकरण, मूर्तियां या घरेलू प्रयोग में आने वाली वस्तु या फिर अन्य प्रयोग। इसके अलावा हमने अन्य पॉइंट जो देखा वो कौन सा था, इनको आधुनिक बनाने की ओर ये लेकर गया। कौन लेकर के गया, कांसा। कांसे ने इन्हें आधुनिक बना दिया। उसके बाद जो हमने पॉइंट देखा, थर्ड पॉइंट, वो था हमारा कांसे में टिन की मात्रा किस प्रकार से रखी जाती थी। तो जो टिन की मात्रा थी, मात्रा वो कम हुआ करती थी, ठीक है, टिन की मात्रा कम हुआ करती थी। तांबा कहाँ से मंगाते थे, तांबा ये खेतड़ी के खानों से मंगाते थे, ताम्र खानों से। और ये जो खेतड़ी है ये कहाँ अवस्थित है, ये राजस्थान में अवस्थित है। टिन की बात कर ली तो टिन कहाँ से मंगाते थे, ये अफगानिस्तान से टिन मंगाया करते थे। और कांसे के काम करने वाले को क्या कहा जाता था, कसेरो कहा जाता था। कपड़ों की छाप के भी निशान इन्हें मिले हैं हमारे हिस्टोरियंस को, और वो कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। उसके बाद तकली पर ये काम किया करते थे। किस प्रकार की तकली पर किस प्रकार का काम होता है, कताई का काम होता है। और कताई से क्या बनता है, कताई से कपड़े का निर्माण होता है, ठीक है। विशाल इमारतों के भी हमें अवशेष मिले हैं, इसका मतलब कि इन्हें ईंटों का ज्ञान था, क्योंकि ईंटें मिली हैं। और ईंटें मिली हैं तो इसका मतलब इनके यहाँ भट्टे भी हुआ करते थे जहाँ ईंटें बनाई और पकाई जाती हैं। इसके अलावा ये लोग जो हैं नाव बनाने की भी कला से परिचित थे भली भांति। इसके अलावा ये मोहरे भी बनाते थे। और स्वर्णकार के भी अवशेष मिले हैं, जैसे कि आपका सोना, चांदी, रत्न, आभूषण। और चांदी का जो पहला साक्ष्य मिला है, पहला साक्ष्य वो मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से। ये शायद मैंने पिछले क्लासेस में बताया है, और नहीं बताया है तो क्वेश्चन पेपर में आपको ये सारे पॉइंट्स जो छूट गए हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा देखें सोना चांदी का आयात कहाँ से होता था, सोना चांदी का आयात आपका अफगानिस्तान से होता था। इसके अलावा रत्न का आयात देख लेते हैं, ये कहाँ से होता था, ये होता था दक्षिण भारत से। मृद भांडों की बनाने की कला भी ये जानते थे। इसका मतलब कि कुम्हार के होने की यहाँ संकेत मिलते हैं, कुम्हार के होने के, जो कि मृद भांडों का निर्माण करते थे। चलिए आज की क्लास यहीं तक यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। और भी क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाइएगा, जो मैं देने वाली हूँ, जो मैं कराऊंगी आपको, उसको ज़रूर क्लास लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन बच जाते हैं वो वहाँ से मिल जाएंगे, और यहाँ से मैंने समझाने की कोशिश की है। लेक्चर से भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, वहाँ भी समझाने की कोशिश करूँगी। और आपका कोई भी टॉपिक मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, सब कवर अप करूँगी, इसलिए मैं आराम से चल रही हूँ, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश रहिए।